हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में जैसा कि हमने इसके प्रीवियस पार्ट में देखा था, डॉक्टर गोसन नादा का प्लास्टिक सर्जरी कर उसे काऊ का ट्रांसफॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो गए थे। तो इसके लिए उसे इस हॉस्पिटल से शिफ्ट किया जा रहा था और फिर वहाँ से निकालकर ये लोग नादा को अपने लाबेल इंस्टीट्यूशन लेकर आते हैं, वहीं पर जहाँ प्लास्टिक सर्जरी होता है, इनके खुद के हॉस्पिटल। इधर रात को जब काओ का कार एक्सीडेंट होने वाली बात का पता लगता है तो ऑफ कोर्स इसे उसकी फिक्र तो होगी ही। सो काओ की मॉम मिसेस वादी को कॉल कर उनसे उसका हाल चाल पूछता है। इनकी तो बिल्कुल बत्ती ही गुल हो जाती है कि अब बोले तो बोले क्या। अगले ही पल ये कहती हैं ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, काओ सेफ है, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। फिलहाल तो डॉक्टर ने उसे जितना हो सके उतना रेस्ट करने को बोला है। ये सुनकर रात थोड़ा चिल करता है, लेकिन तभी उसे काओ का खुद को चीट करना याद आ जाता है और फिर चाहकर भी ये उससे मिलने जाने के बारे में नहीं सोच पाता। अब टेंशन की बात ये थी कि रियल काओ के कोमा में होने वाली बात को दुनिया से छुपाना था। हम किसी को भी उसकी इस सिचुएशन के बारे में पता नहीं लगने दे सकते हैं। तो इस रीजन से काओ की मॉम उसे कहीं और लेकर जाने लगती हैं। देन फिर रियल काओ को शहर से काफ़ी दूर एक डिफरेंट जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है और इन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि जब तक मेरी या फिर डॉक्टर गोसन की परमिशन ना हो यहाँ किसी को भी आना अलाउड नहीं है। वहीं दूसरे साइड नादा को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर गोसन काफ़ी सोचने के बाद फाइनली उसकी सर्जरी स्टार्ट कर ही देते हैं, जिससे अब नादा को काओ का फेस मिल जाएगा और खुद की रियल आइडेंटिटी से बेखबर ये किसी और की लाइफ ही जीने लग जाएगी। आफ्टर सर्जरी डॉक्टर अपने बाकी के टीम मेंबर से स्ट्रिक्टली कहते हैं लाइक इस केस के बारे में तुम लोगों को किसी के सामने कोई जिक्र नहीं करनी है। लेकिन वो खुद ही इस बारे में सोचते हुए बहुत परेशान लग रहे थे। कुछ भी हो, आज उन्होंने किसी की रियल आइडेंटिटी को उससे छीनकर उसके साथ एक तरह से धोखा किया था। वहीं नादा को देखकर मिसेस वादी कहती हैं कि मैं इस लड़की को बिलीव करा दूंगी कि ये काओ ही है और चाहे जो हो एनी हाउ इसे रात से शादी करनी ही होगी। इधर नादा के लिए ये लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि अब तक उसका कुछ भी पता नहीं लग पाया था। दिन ने एफबी पर उसकी मिसिंग पोस्ट डाल दी थी ताकि कहीं से तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आ पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग इन्हें पुलिस का कॉल आता है और वे इन्हें बताते हैं कि 2 दिनों पहले जिन 2 लड़कियों के एक्सीडेंट हुआ था शायद आपकी बेटी उनमें से एक हो सकती है, तो अगर आप चाहो तो हॉस्पिटल जाकर चेक कर सकते हो। डॉक्टर गोसन की बेटी अमेरिका से अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर वापस थाईलैंड आ जाती है, जिसका नाम है क्वान। एंड ये भी एक डॉक्टर है जो अब से अपने डैड के साथ प्रैक्टिस किया करेगी। नेक्स्ट सीन में मिसेस वादी नादा के पास आती हैं और ख़ुद को उसकी मॉम बताती हुई इंट्रोड्यूस कराती हैं लाइक मैं तुम्हारी मॉम हूँ एंड तुम मेरी इकलौती बेटी लुकाओ हो। नादा क्योंकि सब कुछ भूल चुकी थी तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड सी नज़र आ रही थी। इसके बाद मिसेस वादी बारी बारी से उसे बाकी के लोगों की पिक्चर्स दिखाती हुई नोन करवाती हैं। लास्ट में रात की पिक्चर भी दिखाती हैं, ये कहते हुए कि ये तुम्हारा फियांसे है। बेसिकली ये इनका नादा को काओ की प्लेस पर रिप्लेस करने का नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि इन्होंने एक लेवल तो इसे काओ की ट्रांसफॉर्मेशन देकर ही पूरी कर दी थी। इधर नादा की मॉम और उसका फ्रेंड उसे ढूंढते ढूंढते लाबेल हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं, जहां इनके पूछने पर ये कहते हैं ओह अच्छा, तो वो तुम्हारी बेटी है।
उसके फेस पर काफ़ी सारे चोट आए थे, सो हम उसे सर्जरी के लिए यहाँ लेकर आए थे। पर वार्ड में चेक करने पर वहाँ एक्चुअल में कोई होगा तब तो मिलेगा ना। तो नादा इन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। इस पर ये लोग कहते हैं अभी अभी तो यहीं थी, शायद कहीं चली गई हो। मतलब कि इनके फालतू की एक्सक्यूजेज बनाने लगते हैं, जिससे फिर परेशान होकर दिन और नादा की मॉम उसे पूरे हॉस्पिटल में घूम घूम कर ढूंढने लगते हैं। ये लोग लास्ट में सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं, जिसमें नादा को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हुए रिकॉर्डिंग तो थी, पर उसका वहाँ से बाहर जाने की कोई फुटेज नहीं मिलती है। दिन को सब कुछ थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा था, पर इनसे कुछ भी पूछने पर ये लोग सीधे अपनी हाथ खड़ी कर लेते थे। दिन कहता है मुझे बहुत वियर्ड वाली फीलिंग आ रही है, ये लोग ज़रूर हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं, जिसका पता एनी हाउ मैं लगा कर ही रहूँगा। इसके बाद रात हॉस्पिटल काव से मिलने आता है। रात तो उसकी गलतियों की वजह से उस पर बहुत गुस्सा था। मीनवाइल वो एब्जॉर्ब करता है कि नादा उसे बिल्कुल एक अजनबी की तरह देख रही थी। तभी पीछे से ये लोग आ जाते हैं और रात को पता लगता है कि काव ब्रेन इंजरी की वजह से थोड़े टाइम के लिए अपनी सारी मेमोरी भूल चुकी है। काव की मॉम कहती हैं बट डोंट वरी, डॉक्टर उसकी ठीक से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो शादी तक जल्द ही रिकवर हो जाएगी। यहाँ रात कहता है क्या शादी? अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो किसी और को ही चाहती है। दिन रात इन्हें रियल काव की वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं अब आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ। काव की मॉम को ऐसा लगने लगता है जैसे इनकी अब तक की इतनी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है, पर खुद से कहती हैं मैं इतनी जल्दी और आसानी से हार नहीं मान सकती हूँ। देन थोड़ी देर बाद ही ये रात को कॉल करती हैं और नेक्स्ट डे हॉस्पिटल आकर उनसे मिलने को कहती हैं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग रात उनसे मिलने पहुंचता है, जहां वो मीडिया के सामने एक कॉन्फ्रेंस कर रही थी। सभी को अपनी बेटी काओ के सिचुएशन के बारे में बता रही थी। उसका कार एक्सीडेंट होना, अमनेसिया प्रॉब्लम होना, ये सारा कुछ। देन कहती हैं कि काओ बहुत लकी है जो उसे रात जैसा प्यार करने वाला लड़का मिला है, जो उसकी इतनी बुरी हालत में भी रात उसके साथ खड़ा है। जैसे ही काओ रिकवर हो जाती है, हम जल्द ही इन दोनों की शादी अनाउंस करेंगे। रात ये सब सुनकर बिल्कुल हैरान था, उसे समझ ही नहीं आता कि सबके सामने कैसे रिएक्ट करें। और मिसेस वादी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हुई एक तरह से रात को फोर्स करती हैं कि अब तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। एंड रात को ना चाहते हुए भी उनकी हाँ में हाँ भरनी पड़ जाती है। लेकिन फिर बाद में रात बहुत गुस्सा करता है कि आपने मुझे फंसाने के लिए ऐसा प्लान क्यों किया। पर ये लेडी तो अब इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी हैं कि इसे ही अपनी मीठी मीठी बातों से ब्लैकमेल करने लग जाती हैं कि तुम एक पब्लिक फिगर हो। अब जब सब लोग ही तुम दोनों के बारे में जान चुके हैं, तो तुम काओ को यूं ऐसे बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते हो। तुम्हें उसका साथ देना ही होगा, नहीं तो फिर सोसाइटी में क्या इज्जत ही रह जाएगी तुम्हारी। इसके बाद फिर ये मतलब कि रात बेफिजूल में आकर बेचारी नादा पर अपना गुस्सा निकालने लगता है। लाइक तुम्हें मेरी फीलिंग्स को यूं ऐसे हर्ट नहीं करनी चाहिए थी। और नादा उसका रिएक्शन तो ऐसा था कि पूछो ही मत। नेक्स्ट डे मिसेस वादी नादा के पास आती हैं और उसे अपनी मीठी मीठी बातों से अपने फेवर में लेने की कोशिश करने लगती हैं। बेसिकली ये चाहती थी कि कैसे भी कर नादा उन्हें सच में अपनी मॉम समझने लग जाए। नादा से ये ज़्यादा रात के टॉपिक पर बातें करती हैं। ये सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस की वजह से बाकियों को इतना हर्ट कर रही थी। देन रात को कॉल कर उसे हॉस्पिटल बुलाती हैं कि हम आज काओ को डिस्चार्ज करने वाले हैं, तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। इधर नादा के फेस से सारी पट्टियाँ निकाल दी जाती हैं और हम देखते हैं कि नादा बिल्कुल काओ की तरह दिखने लग गई थी। पर नादा को अपना फेस देखने के बाद थोड़ा अजीब ही लग रहा था, ऐसा जैसे वो किसी और का ही फेस देख रही हो। खुद ही खुद को अनजान लग रही थी। लेकिन तभी वहाँ रात पहुँचता है
और दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर के लिए तो यूं देखते ही रह जाते हैं। एंड यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय।